प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास चल रहा है और उसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर लगातार तनाज़ा हो रहा है। इसी के साथ साथ मुल्क में प्याज की कीमतों में आग लगी हुई है। तेलंगाना पुलिस के ज़रिए एक इनकाउंटर भी किया गया है। एनआरसी का मुद्दा भी है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे ख़ास मेहमान हैं अब्दुल खालिक साहब। आपका खैर मकदम है। धन्यवाद। खालिक साहब, आप लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की लगातार मुखालफत कर रहे हैं। पुराना मसवदा देखा था, एक नया मसवदा फिर से आया है, मुखालफत क्यों? देखिए, पहला बात जो है, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधनी विधेयक, ये गैर संवैधानिक है। हमारा संविधान बोलते हैं, आर्टिकल 14 में संविधान बोलते हैं देयर मस्ट बी इक्वलिटी। लेकिन ये जो बिल है, ये माइनॉरिटीज, कौन सा माइनॉरिटी? जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज पड़ोसी देश में है, उनको यह नागरिकता मिलेगा। हमारा संविधान बोलते हैं कोई भी मजहब, कोई भी भाषा, कोई भी रेज, रिलीजियन का मतभेद मत करो। लेकिन ये लोग ये करना चाहते हैं। दूसरे बात, मैं आसाम से आता हूं। आसाम और नॉर्थ ईस्ट का लोग ये बिल का खिलाफ है, क्योंकि वहां के जो मल्टी डायमेंशनल डेमोग्राफी है, वो डेमोग्राफी को ये बिल नुकसान पहुंचाएगा। एक सवाल यह है कि संविधान यानी कि हमारा दस्तूर ये कहता है कि सब बराबर है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ऐसा है मौजूद। लेकिन एक सरकार एक बिल लेकर आती है कुछ लोगों को सिटीजनशिप देने के लिए जो पड़ोसी मुल्कों के सताए हुए हैं, उस पर आपको एतराज है? नहीं, हमारे एतराज नहीं है। देखिए, पड़ोसी देश कौन कौन है? पाकिस्तान। अगर ये बिल सिर्फ पाकिस्तान के लाते थे तब बात अलग है। लेकिन बांग्लादेश हमारा दोस्त देश है, अफगानिस्तान हमारा दोस्त देश है। ये दोनों देश को हम लोग दो हाथ खुल के सहायता दे रहा हो। अगर वो देश में, ये बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हमारा हिंदू भाई हो, ईसाई भाई हो या बुद्धिस्ट भाई हो, उनका ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है, ये मेरा देश का सरकार की ड्यूटी बनते हैं ताकि वो बांग्लादेश सरकार को, अफगानिस्तान सरकार को कहे ये अत्याचार बंद करो, नहीं तो हम लोग जो सहायता दे रहा हूं ये सब बंद हो जाए। ये नहीं कहा। आप मदद देना बंद कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है जो लोग इस मुल्क में आ चुके हैं, रह रहे हैं, उनको क्या किया जाए? ऐसे ही रहने दिया जाए? नहीं, देखिए, जो आ चुके हैं, असम समझौता जो हुआ था 1971, 24 मार्च कट ऑफ ईयर जो राजीव जी ने किया था, वो असम का जो एजिटेटर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तीनों पक्ष का अंदर जो समझौता हुआ था, ये समझौता क्या कहते हैं कि 1971 के 25 मार्च का बाद जो आएगा सारे लोग को जाना होगा। और असम और नॉर्थ ईस्ट को लोग मानते हैं। अभी ये लोग बोलना चाहते हैं नया लोग आएगा 2014 तक, काल बोलेगा 2030 तक आएगा। असम के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग नया घुसपैठिया नहीं चाहते हैं। इसीलिए, और जो जहां तक हमारा इंफॉर्मेशन है, बांग्लादेश में रिलीजियस परसिक्यूशन अभी नहीं हो रहा है। अगर हुआ तो मेरा सरकार का ड्यूटी बनता है, मेरा देश का सरकार का ड्यूटी बनता है उसका खिलाफ आवाज उठाना। हमने कब आवाज उठाया? इंटरनेशनल फोरम में हमने आवाज नहीं उठाया। आपको ये बिल, आप इसकी मुखालफत करते हैं, क्या कैसा बिल चाहते हैं आप? आप कहते हैं कि 2014 तक वालों को ना दी जाए, लेकिन सवाल यह है जो लोग यहाँ आ गए हैं उनका क्या किया जाए? क्या उनको वापस भेज दिया जाए? मैं आसाम से हूं, नॉर्थ ईस्ट से हूं। आसाम और नॉर्थ ईस्ट का लोग चाहते हैं जो 71 का बाद आया, सारे लोग को अपना अपना देश पे रिटर्न भेजना चाहिए। मैं भी ये चाहता हूं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, जो भी हो। यानी आसाम में, क्योंकि हमारा वह जो डेमोग्राफी है, हमने बहुत आउटसाइडर ले लिया ऑलरेडी, और कितना लेंगे? इसलिए आसाम और नॉर्थ ईस्ट का जनता चाहते हैं नो मोर माइग्रेंट्स। आप कह रहे हैं कि बराबरी की बात है हमारे मुल्क में, दस्तूर ने हमें बराबरी का हक दिया है। वजीर दाखिला ने कहा कि हम ये बिल लेकर आ रहे हैं, ये कुछ लोगों को शहरियत देने के लिए है, नागरिकता देने के लिए है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। नहीं, हमने कभी, देखिए, अमित शाह जी ने कहा नागरिकता क्यों देना चाहते हो आप? मैं ये भी बोल रहा हूं, देखिए, मेरा पार्टी क्या बोलेगा अलग बात है। अगर ये बिल पाकिस्तान का जो माइनॉरिटीज उनका लिए आता है, पता अलग है। लेकिन ये बिल आ रहा है बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज है, हिंदू हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जैन हो या पारसी हो। देखिए, मैं एक भारतीय हूं,
और भारत के, हिंदुस्तान के ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदू हैं। मैं पर्सनली चाहता हूं दुनिया के कहीं पर हिंदुओं का ऊपर अत्याचार ना हो। तो ये हम चाहते हैं दुनिया के हर जगह हिंदू सुरक्षित रहे। लेकिन ये बिल क्या कहते हैं, कुछ मुस्लिम मुल्कों नहीं, ये में बिल क्या कहते हैं, ये बिल कहते हैं हाँ बांग्लादेश से सारा हिंदू यहाँ आ जाओ, पाकिस्तान से सारा हिंदू यहाँ आ जाओ, अफगानिस्तान से सारा हिंदू यहाँ आ जाओ। अगर आप रिलीजियस प्रोसिक्यूशन ही बात करेगा, श्रीलंका में जो बुद्धिस्ट, जो तमिल के ऊपर जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है, क्यों नहीं लाया ये बिल में? ये बिल मोटिवेटेड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये बिल ध्रुवीकरण के लिए है, ये बिल पोलराइजेशन के लिए है, बीजेपी का वोट बैंक मजबूत करने के लिए लाया। आप डर रहे हैं या डराने की कोशिश कर रहे हैं? किसको डराएंगे? मेरा तो देखिए, माइनॉरिटी को डरा रहे हैं आप, मुस्लिम को डरा रहे हैं? नहीं, क्यों डराएंगे? ये देखिए, ये मुस्लिम, देखिए यहाँ ये जो संविधान का बात है, हमारा संविधान बोलता है नागरिक को मजहब के आधार पर विवाद मत करो। ये संविधान बोलता है। अमित शाह भी तो यही कह रहे हैं, किसी के खिलाफ नहीं है। खिलाफ नहीं है। अगर जो पाकिस्तान में जो अहमदिया मुसलमान का ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपने क्यों नहीं लाया उनको यहाँ पे? आपने श्रीलंका को जो तमिल का ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, क्यों नहीं लिया उनको इस बिल में? जो म्यांमार में हो रहा है, क्यों नहीं लाया उनको? अगर आप रिलीजियस प्रोसिक्यूशन ही बात करेगा, सारे को बात करना होगा। क्यों तीन देश का सिर्फ आप बात करते हैं? सवाल ये भी असल उठता है कि मुस्लिम मुल्क का कोई घुसपैठिया भारत जैसे देश में क्यों आएगा? नहीं, देखिए ये हो सकता है। देखिए पाकिस्तान में टॉर्चर होते हैं, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन अफगानिस्तान में भी बहुत जमाने से जंग चल रही है। अफगानिस्तान का बात अलग है। कट्टर ग्रुप है वहां पर। अफगानिस्तान का बात अलग है। अफगानिस्तान का बात ये नहीं है सिर्फ हिंदू या बुद्धिस्ट के ऊपर अत्याचार हुआ, वहां मुसलमान के ऊपर भी अत्याचार हुआ। जब तालिबान था, तालिबान फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है। लेकिन जो पनाह लेने के लिए भारत में आ गए हैं, जो मौजूद हैं, बात तो उनकी हो रही है। देखिए जो पनाह लेने आते हैं उनका एसाइलम तो बात अलग है। एसाइलम देना अलग बात है और नागरिकता देना अलग बात है। एसाइलम और नागरिकता दो बात एक नहीं होते हैं। लेकिन हम उनको कब तक ऐसे रखेंगे? या तो नागरिकता देगा सरकार को, अफगानिस्तान सरकार, बांग्लादेश सरकार से हम बात करना होगा, वापस भेजना होगा। अगर वापस ना भेजे तो दोनों देश को हम क्यों सहायता दे रहा है? हम जो देश को सहायता दे रहा है, मैं अगर आपको सहायता दूंगा तो मैं आपसे भी सहायता मांगेंगे। मैं आपसे मांगेगा, मेरा अगर वहां कोई जाएगा आप उनको सहायता दो। ये क्या बात है? हम दो हाथ खुल के, हमारा रेवेन्यू से, हमारा जो एक्सचेकर में है इससे हम दे रहा है, और हमारा जो हमारा देश का जो भाई और बहन, हिंदू हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, उनका ऊपर वहां अत्याचार होगा। ये कैसा बात है? यहां पर ब्रेक का वक्त हो गया है। आज हमारे खास मेहमान हैं असम से मेंबर पार्लियामेंट अब्दुल खालिक साहब। खालिक साहब, आप कह रहे हैं कि ये जो पूरा बिल है, और मंडे के दिन ये पार्लियामेंट में पेश भी होना है, मुसवदा आ चुका है, गैर दस्तूरी है, लेकिन इसको पास तो पार्लियामेंट को ही करना है। पार्लियामेंट में आया है, सरकार की तरजीहात में है। देखिए नंबर्स उनका है लोकसभा में, ये नंबर्स का पता अलग है, लेकिन पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट में कंसेंसस होगा तो पार्लियामेंट होगा। ये भी देखिए कांग्रेस ये इनका खिलाफ है, तृणमूल कांग्रेस इनका खिलाफ है, जेडीएस इनका खिलाफ है, और सारे, मेरा पास जहां तक इंफॉर्मेशन है 14 या 15 पार्टी ये बिल को अपोज करेगा। मतलब ये देश ये बिल को लेकर कंसेंसस नहीं है। आपका पास नंबर है, इनका मतलब ये नहीं है आप जो चाहेगा वही होगा। ये तो नहीं हो सकता है ना। आप ये देश में कंसेंसस करना चाहिए। ये हम लेना चाहते हो, आप क्या बोलते हैं? और जो संविधान, जहां संविधान की बात आएगा, सिर्फ कंसेंसस होने से भी नहीं होगा। संविधान को रक्षा करना हमारा सबका ड्यूटी बनता है। सरकार जो अपनी नीयत बताती है कि हम कुछ लोगों को नागरिकता या शहरियत देना चाहते हैं, क्या इस बिल में किसी तरह का अमेंडमेंट करने की, कैप लगाने की जरूरत है? पहला बात, हम लोग ये बिल नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये बिल गैर संवैधानिक है। ये बिल देश का नागरिक को मजहब के आधार पर विभाजन करेगा, इसलिए ये बिल हम लोग नहीं चाहता। ये तो आप लोग 370 के मामले में भी कहते थे, अगर 370 हट गया तो देश से कश्मीर का रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन हट भी गया और संवैधानिक भी हो गया। नहीं, देखिए 370 अलग बात है। 370 हाँ, हम लोग खिलाफत किया था इसका, लेकिन 370 का हटाना भी ठीक नहीं हुआ। अभी कश्मीर का हाल क्या है? अरे आप हिंदुस्तान को, संसद को वहां नहीं जाने देते हैं,
आप यूरोपियन संसद के यहाँ आने देते हैं, ये कैसा बात है? ये तो अभी वहां कश्मीर में तो अभी इमरजेंसी से भी खराब अवस्था है, हालत वहां इमरजेंसी में जैसा था उससे भी खराब है। तो इसलिए हम उनको अपोजिशन किया था। और ये जो बिल ये और डेंजरस है, ये सारा देश के नागरिक को दो सर्कल में डिवाइड करेगा, एक मुसलमान, दो गैर मुसलमान। ये देश के लिए कभी भलाई नहीं हो सकता है। आप लोगों का क्या मौकफ होगा, कांग्रेस पार्टी का क्या किरदार होगा? देखिए, कांग्रेस का तो मैं एक मामूली सांसद हूँ, पार्टी का सारा पॉलिसी बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आपकी अपनी राय क्या है? लेकिन पर्सनली मैं इनका खिलाफ हूँ, कांग्रेस पार्टी में इनका खिलाफ है। और कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो जो और लाइक माइंडेड पार्टी का नेतृत्व है उनसे बात कर रहा है। मुझे लगता है पूरा से पूरा ये बिल का अपोजिशन करेगा। आप लोग कह रहे हैं बिल की मुखालफत करेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी लड़ाई? देखिए, अभी बोलना मुश्किल है, लेकिन मैं जहां तक मैं आसाम के बारे में बोल रहा हूं, क्योंकि आसाम के बहुत सारे सामाजिक संगठन, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से मेरा बात होते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाए या ना जाए, लेकिन ये मैं आपको बोल सकता हूं असम का कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएगा। आप जाएंगे? असम का कोई ना कोई ये बिल का खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा। और मैं असम के सांसद हूं, असम के जनता जो चाहते हैं मैं बिल्कुल जनता के साथ हूं। जिस तरह का नंबर दिखाई दे रहा है सरकार के हक में है वो नंबर, आपको क्या लगता है इसका क्या असर पड़ेगा? खासतौर से असम की बात हो, नॉर्थ ईस्ट की बात हो, आप वहां से आते हैं, तो क्या असर पड़ेगा वहां पर? ये देखिए, ये बिल तो बहुत असर पड़ेगा। पहला बात तो मैंने सारा देश के बारे में तो बताया। ये बिल देखिए, ये बिल जब पास हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का जनता, ऐसे भी एक अलगाववाद है वहाँ, ये अलगाववाद को और मजबूत करेगा। असम में उल्फा है, नागालैंड में एनएससीएन है, मणिपुर में भी है। ये अलगाववाद को एनकरेज करेगा ये बिल, इसलिए देश का हित के लिए ये बिल अच्छा नहीं है। जिस तरह से आप लोग मुखालफत कर रहे हैं इस बिल की, कांग्रेस पार्टी की मुखालफत में वो शिद्दत दिखाई नहीं देती। क्या बंगाली हिंदू वोटों के खो जाने का डर है? अभी जो एनआरसी में जिन लोगों का नाम ड्रॉप हुआ, बंगाली हिंदू भी है। और मेरा पास जानकारी है, मैं पर्सनली बहुत सारे बंगाली हिंदू को जानता हूं जो लोग जेन्युइन इंडियन सिटीजन है, बांग्लादेशी नहीं है। लेकिन अभी ये बिल के जरिए सरकार यह साबित करना चाहते हैं वो लोग भी बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है। अरे जो भारतीय नागरिक है जिनका नाम नहीं आया, आप उनका मदद करो, आप उनको प्रक्रिया को आसान करो। ये ना करके सारे बंगाली हिंदू को बांग्लादेशी बनाना चाहते हैं ये बिल के जरिए। आप एनआरसी और इस बिल को क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि इंटर रिलेटेड है। ये बिल नहीं आने वाला था अगर असम में एनआरसी नहीं होते। क्या इसका बिल का क्योंकि एनआरसी में 19 लाख लोगों का नाम ड्रॉप हुआ और ये 19 लाख लोगों का अंदर बहुत सारे बंगाली हिंदू भी है। और जो हिंदू बीजेपी, जो बंगाली हिंदू को बीजेपी वोट बैंक मानते हैं, पहले हम लोग को वोट देते हैं, अभी बीजेपी इनको भड़काने भी चाहते हैं, इनका वोट भी लेने चाहते हैं और इनका बंगाली हिंदू को आखिर में देखेगा, ये बंगाली हिंदू को सारे अधिकार भी बीजेपी नहीं देगा। अब असम में एनआरसी हो गया, लेकिन अब दोबारा से हमारे वजीर दाखिला ने कहा है कि वो 2024 तक पूरे मुल्क में एनआरसी करना चाहते हैं। प्रैक्टिकल है, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता ये प्रैक्टिकल है। असम में बहुत लंबा एक प्रक्रिया हुआ, 1600 करोड़ खर्चा हुआ, 55,000 एम्प्लॉयज ने काम किया। ये 1600 करोड़ में ये 55,000 एम्प्लॉयज का सैलरी है, इंक्लूड नहीं है। तो इतना पैसा हिंदुस्तान जैसा बड़ा देश में ये एनआरसी करने के लिए इतना पैसा कहां से आएगा? इस देश को तरक्की नहीं होने वाला है क्या? इस देश के डेवलपमेंट होने वाला नहीं है क्या? हमारा एक्सचेकर में जितना पैसा है सारे पैसा हम एनआरसी में डाल देंगे। देश के चाणक्य तो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे और कट ऑफ भी 70 साल पहले की होगी। आप देखो, आप अमित शाह जी को चाणक्य मान सकता है, हम नहीं मानता हूं। और काट ऑफ ईयर, यही तो बात बोल रहा हूं ना। आप सिर्फ काट ऑफ ईयर अभी तो सिर्फ मुसलमान के लिए 51 होगा, नॉन मुसलमान के लिए काट ऑफ ईयर 2014 होगा। ये कैसा बात है? नहीं, दोनों के लिए एक ही होगा। कैसे होगा एक? अभी तो दे देगा ना। जब बिल ये पास हो जाएगा 2014 वाला बिल,
तब तो सारे जो गैर मुसलमान है सारे को नागरिकता मिल जाएगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो एनआरसी से बाहर होगा उसको सिटीजनशिप के जरिए शहरियत दी जाएगी? हाँ जरूर, क्योंकि ये बिल का मकसूद ही वो है। आप इसमें कैप लगवा सकते हैं कि एनआरसी को लेकर के लागू नहीं होगा, आप अमेंडमेंट दे सकते हैं इसको लेकर। अमेंडमेंट देके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बिल का प्राइम मकसूद ही यही है। मकसूद जो है वही कराएगा ना, इसीलिए कुछ फायदा नहीं होगा। ऐसे भी आप 51 कैसे कट ऑफ ईयर होगा। आप नागरिकता जो हमारा अभी जो कानून है, ये कानून बोलते हैं 1987 तक जो लोग का ये धरती पर जन्म हुआ सारे लोग इंडियन है। हाँ बिल्कुल बात ये भी है, बहुत सारे लोग स्पेशली जो गरीब लोग हैं उनका पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन कानून बोलता है 1987 तक जिन लोगों का जन्म यही हुआ सारे लोग नागरिक है। 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हुए हैं असम में। आपको क्या लगता है कि अब इनका क्या होगा? डिटेंशन सेंटर में रखना क्या कोई हल हो सकता है? और हम उनको कब तक रख सकते हैं? नहीं देखिए, पहला बात जो 19 लाख लोगों का नाम ड्रॉप हुआ, इनमें 4 लाख लोग क्लेम ही फाइल नहीं किया, मतलब ये 4 लाख लोग फॉरेनर डिक्लेयर हो गए। बाकी जो 15 लाख रह गया, ये 15 लाख में 2.5 लाख लोग ऐसा होगा जिनका फैमिली का कुछ नाम आया कुछ नाम नहीं आया, तो ये 2.5 लाख भी आ जाएगा। अभी रहेगी आपको ऑलमोस्ट 12.5 लाख। ये 12.5 लाख लोगों का अंदर मैं पर्सनली भी जानता हूं बहुत सारे लोग हैं जिनका पास पेपर्स भी है और भारतीय नागरिक भी है। इसलिए कितना लोगों का नाम फाइनली ड्रॉप होगा वो बोलना मुश्किल है। 4 लाख को तब ड्रॉप होगा। लेकिन आसाम से तो इस तरह की आवाजें भी आ रही हैं कि एनआरसी में गलत लोग आ गए हैं। देखिए, ये अगर गलत लोग आया इसका लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? सरकार रेस्पॉन्सिबल है। तो क्या सरकार ने क्या किया? तो क्या ठीक करेंगे इसको? अरे सरकार ने क्या किया? हम जो चाहते हैं, देखो ये जो आरोप ठीक, क्या आप मानते हैं इसको ठीक किया जाना चाहिए? देखिए, जिन लोगों का नाम, जिन नागरिक का नाम नहीं आया उनका मौका देना चाहिए, और जिनका नाम आया, मैं नहीं मानता हूं कि इतना वेरिफिकेशन हुआ, बाहर का लोग ये नहीं पता, वेरिफिकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन, हियरिंग आफ्टर हियरिंग, इतना हियरिंग और वेरिफिकेशन के बाद ये फाइनल लिस्ट 31 अगस्त 2018 में निकला। मुझे नहीं लगता है यहां फॉरेनर का नाम आया। अगर आएगा तो स्पेसिफिक आपको बोलना होगा, अगर आया है तो सरकार रेस्पॉन्सिबल होगा। इसलिए मैं पर्सनली इनका रीवेरिफिकेशन का खिलाफ हूं, लेकिन जिनका नाम ड्रॉप हुआ उनको मौका देना चाहिए। यहां पर एक बार फिर ब्रेक का वक्त हो गया है, कहीं जाइएगा मत, लौट कर आते हैं। बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज हमारे खास मेहमान हैं असम से मेंबर पार्लियामेंट अब्दुल खालिक साहब। खालिक साहब, अभी हमने देखा हैदराबाद में तेलंगाना पुलिस ने एक्शन करके इस्मत रेजी के जो मुलजिमान थे उनका इनकाउंटर कर दिया। क्या मानते हैं आप, ये ठीक हुआ? मैं इसमें आएंगे, पहला बात मैं बोल देता हूं, जो 2019 का अगस्त में जो फाइनल एनआरसी निकला ये रहना चाहिए और आसाम में दोबारा एनआरसी नहीं होना चाहिए। और हैदराबाद में जो हुआ, देखिए मैं पर्सनली चाहता हूं सारे रेप जो रेपिस्ट है फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए और डेथ पेनल्टी भी होना चाहिए। लेकिन हैदराबाद में जो हुआ है वी कैनॉट सपोर्ट इट, क्योंकि अगर आपके ऊपर आरोप आया, आरोप का मतलब ये नहीं है आप मुस्लिम है, आरोप का मतलब ये नहीं है आपने ही किया है। इसको तो एक जुडिशियल प्रोसेस में ले जाना होगा। आप जितना सको इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके आओ, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए मैं, और सुबह 3 बजे क्या किया था, हाँ वहां ले गया था आपने, 4 आदमी है, चारों क्यों मर गए? आप तो पैर पर गोली चलाना चाहिए था, एटलीस्ट 1-2 तो बचने वाला था। यह भी हो सकता है इस बलात्कार का बैकग्राउंड में और भी शक्ति ताकत रह सकता है, कोई मंत्री भी रह सकता है, कोई पावरफुल आदमी भी रह सकता है। इसीलिए सारे को मारना तो ठीक नहीं है। और रैप जो कन्विक्ट है, जो रैपिस्ट है, उसका मैं डेथ पेनल्टी चाहता हूं, लेकिन थ्रो फास्ट ट्रैक कोर्ट। देखिए, आप सवाल उठा रहे हैं और सवाल जायज भी है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हमने पूरे मुल्क में देखी हैं, लोग काफी खुश दिखाई दिए। लोग काफी खुश हैं, लेकिन देखिए सिर्फ आम आदमी को एनकाउंटर नहीं होने से होगा। आप स्वामी चिन्मयानंद जी को क्या किया, ये भी तो आरोप है। बीजेपी भाजपा के बहुत सारे नेताओं के खिलाफ भी आरोप है। उन्नाव में क्या हुआ, उन्नाव में जो लोग रैप किया उन्होंने विक्टिम को जला दिया।
इंसाफ सारे को मिलना चाहिए। इंसाफ सिर्फ एक को नहीं, हाँ एक को मिलना तो अच्छा है, इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। आप कर सको तो एक हफ्ता में करो, नहीं ये लेकिन एनकाउंटर इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या इस मामले की जांच बड़े पैमाने पर होनी चाहिए? सीबीआई जांच करे, सिटिंग जांच करे, जुडिशियल इंक्वायरी हो? तो देखो ये भी आपने ये भी सही बोला, देश के जनता अभी शासन पर उनका विश्वास खो गया है, शासन पर उसका विश्वास खो गया है। ये इसलिए देश के बहुत सारे जनता ये एनकाउंटर को सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन बात ये भी है कि हम लोग आगे देखना होगा ऐसा घटना, ऐसा इंसिडेंट ना हो, और आगे ये भी देखना होगा जितना जल्द सके। अभी भी निर्भया का जो निर्भया को जिन लोगों ने रैप किया, अभी भी कुछ नहीं हुआ, 7 साल हो गए। इसलिए लोग गुस्सा में आए, और गुस्सा में आकर लोग ये सपोर्ट कर रहा है। लेकिन गुस्सा का मतलब ये नहीं हुआ है, आज कोई खुश हो सकता है, लेकिन कल वही थिंग आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग ये सपोर्ट नहीं करता हो। इसका एक इंक्वायरी तो होना चाहिए, जरूर इनका इंक्वायरी होना चाहिए, रूटीन इंक्वायरी होती है। और साथ साथ उन्नाव में जो हुआ, देश में जितना मालदा में जो हुआ, सारे जो रैपिस्ट है सारे को डेथ पेनल्टी होना चाहिए। देखिए, पूरे देश से, पूरे मुल्क से अब ये डिमांड आ रही है कि हमारी पार्लियामेंट को आगे आकर एक सख्त कानून, एक शॉर्ट प्रोसीजर बनाना चाहिए। मैं बिल्कुल ये समर्थन करता हूं, और पार्लियामेंट में कल्याण बनर्जी ने एक मुद्दा उठाया था, मैं उसको भी सपोर्ट करता हूं। हमारा मूवीज में जो रेप सीन दिखाते हैं, बलात्कार का सीन दिखाते हैं, इसको ऊपर भी बैन लगना चाहिए, क्योंकि इसको एनकरेज करते हैं। हाँ, ये समाज को सुधारना है, और समाज को सुधारने के लिए मूवी को भी कहीं ना कहीं पर, मूवी का ऊपर भी हमारा बैन होना चाहिए। क्या इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी हो या सीबीआई इंक्वायरी हो, एक बड़ी इंक्वायरी हो? देखो ये एक बात, एनएचआरसी इंक्वायरी कर रहा है। ना देखिए सुनिए, ये सिर्फ हैदराबाद का बात नहीं है, ये सारा देश का बात है। अब एक मामला से उन्नाव का बात हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्नाव में क्या हुआ? अरे आप रेप भी किया, आप जो विक्टिम उनको जला दिया, अभी तक कुछ नहीं कर रहा है। ये भाजपा वाले बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दिन दोपहर में, दिन दहाड़े जला देते हैं, जिनको रैप हुआ था उनको ही जला देते हैं। ये हुकूमत चल रहा है। ये एक अलग सवाल, असम में 2021 में चुनाव होना है, इलेक्शन होना है। असम की सियासत को लेकर के कांग्रेस की क्या रूपरेखा होगी? क्या एआईयूडीएफ के साथ आप लोग चल सकते हैं? क्योंकि नुकसान तो दोनों पार्टियां उठा चुकी हैं। देखिए 2021 में क्या होगा अभी बोलना मुश्किल है। मैं पर्सनली क्या चाहता हूं वो भी अलग बात है, लेकिन पार्टी के लिए 2021 इंपॉर्टेंट है, और पार्टी में बहुत सारे बात हो रहा है। यूडीएफ का साथ अलायंस होगा या नहीं होगा, दूसरे अभी तो मुझे लगता है कोई न्यू रीजनल आउटफिट भी आ जाएगा, क्योंकि असम गण परिषद है, भाजपा ने इसका कब्जा कर लिया। मेरा पॉलिटिकल नॉलेज जो बोलते हैं असम में कोई नया रीजनल आउटफिट भी हो रहा है, उनका साथ हमें अलायंस करना है या नहीं करना है। जो लेफ्ट फोर्सेस है उनका साथ ये अलायंस करना है या नहीं करना है, ये सारे बात पार्टी को चिंता करना होगा। और मेरा जो अपना सोच है ये पार्टी में रखेंगे, पार्टी एक अच्छा फैसला लेगा। नहीं, आपकी राय में क्या एआईयूडीएफ को साथ लेकर चला जा सकता है? पहले भी आप लोग साथ में रह चुके हैं। नहीं, हम लोग कभी साथ में, असम में कभी साथ में सरकार में शामिल हुए हैं? कहा? कब? असम में? नहीं, कभी नहीं। तरुण गोगोई सरकार? नहीं, कभी नहीं। अजमल की सपोर्ट से चली? नहीं, कभी नहीं। असम में अजमल के साथ, एयूडीएफ के साथ कभी कांग्रेस ने सरकार नहीं चलाया। क्या चुनाव के लिए दोनों पार्टियां, क्योंकि सेकुलरिज्म की बात करती हैं, इस मुद्दे पर भी असम के बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं एयूडीएफ का पॉलिटिक्स भाजपा का पॉलिटिक्स को आगे ले जाता है, ये भी मानता है बहुत सारे लोग। तो वो भी हमें सोचना होगा, एयूडीएफ के साथ अलायंस करने से हमें कितना फायदा होगा वो भी सोचना होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नुकसान ज्यादा होगा? होने का चांस है, इसलिए सोचना होगा वो। एक आखिरी सवाल, असम में जो पार्टी की लीडरशिप का सवाल है, मैंने कई जगह पर पढ़ा, वो सेटल नहीं है। चुनाव आने वाला है, आपको क्या लगता है कि पार्टी का लीडिंग चेहरा कौन होना चाहिए? देखिए मेरा जो बात, ये तो मैं
अभी मैं सांसद हूँ, मैं हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको भी बोल सकेंगे, तो मेरा जो बात वो मैं पार्टी में रखेंगे, मीडिया में थोड़ी ना बोलेंगे। ठीक है, आप नहीं बोलना चाहते, लेकिन सेटल करना तो जरूरी है। मैं मानता हूँ, मेरा पूरा उम्मीद है हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आसाम को लेकर एक सही फैसला राइट टाइम में ले लेंगे। एआईयूडीएफ के बगैर क्या करना हो, हाई कमांड अप्रोप्रिएट टाइम में राइट डिसीजन लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की खास मुलाकात में बस इतना ही। आइंदा हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी और खास शख्सियत के साथ। तब तक